नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के भूगोल का 9वां क्लास है और यह बिहार के SCRT के कक्षा 8 का जो है तीसरे पार्ट का भूगोल है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है मुख्यतः आपका कृषि और उद्योगों पर आधारित होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कृषि क्या है। तो कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है जिसके तहत हम लोग खेती करना, खेतों में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना और उसके अंतर्गत पशुपालन, बागवानी, ये सभी प्रकार की क्रियाएं आ जाती है। जैसे मछली पालन करना और खनन करना, ये सारी क्रियाएं आपकी कृषि के अंतर्गत आती है। और कृषि जो है ये एक प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि किस क्षेत्र की क्रिया है, तो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था में मूल रूप से आपके क्षेत्रों को 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, इसमें वस्तुओं का निर्माण और विनिर्माण करते हैं। और इसी वस्तुओं का निर्माण और विनिर्माण जो होता है वह इंडस्ट्रियों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है। इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। और इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। हालांकि ये सेशन जो आधारित है वो प्राथमिक क्षेत्र पे आधारित है कि कृषि किस में आता है, आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पे आते हैं कि कृषि में आपका जो इसमें दिया गया है स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम खेती या कर्तन या दहन खेती के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और उस स्थान पर सफाई करके अब उनके पास जो पुराने उपकरण रहते हैं उन्हीं उपकरणों से हल्का सा मिट्टी को जोत कर उसमें बीजों को बोया जाता है। इसमें एक साथ एक से अधिक बीजों को भी बोया जाता है, ठीक है। एक साथ कई सारी खेती की जाती है और इसमें खेती तब तक की जाती है जब तक कि मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है। उसके बाद जैसे ही उनको लगता है कि यहाँ की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो रही है तो वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर वही क्रिया करते हैं कि यहाँ पर वनस्पतियों को काटते हैं, जलाते हैं। और जलाते वक्त यह बेसिक तौर पे ध्यान रखा जाता है कि यह आग जंगल में न पकड़ ले। और उसके बाद यहाँ पर खेती करते हैं। इसमें किसी प्रकार के रसायन खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जिसके कारण यह पूर्ण रूप से जैविक खेती मानी जाती है। अब यहाँ पे है कि इसे काट कर जलाया जाता है, इसलिए इसे कर्तन और दहन खेती कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसे झूम खेती और स्थानांतरण कृषि कहते हैं। तो इसे विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और भारत के भी अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आता है कि रे है जो स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में रे कहा जाता है, मेडागास्कर में तावी कहा जाता है, कांगो जो आपका नदी बेसिन है उसके क्षेत्र में मसोलो कहा जाता है। उसके बाद भूमध्य रेखीय जो अफ्रीकी क्षेत्र है उसमें फंग कहते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में इसे लोगन के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में कोमिल कहते हैं। युकाटा या ग्वाटेमाला में इसे मिल्पा कहते हैं। एकालिन में ग्वाडेलोप कहते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम खेती को मिलिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पुनः आपका वेनेजुएला में कोनको के नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील में रोका के नाम से इसे जाना जाता है। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बात करें तो इसे चेतेमिनी कहा जाता है और फिलीपींस में इसे कई गिन के नाम से जाना जाता है और म्यांमार में इसे तौनाग्य के नाम से जाना जाता है और श्रीलंका में चेना और हुमहा, जावा और इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है और थाईलैंड में इसे तमराई के नाम से जानते हैं। तो ये विश्व के पटल हो गए जहाँ पे स्थानांतरित कृषि या झूम खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं कि भारत में किन किन क्षेत्रों में इसे क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है, इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में इसे बेबर या दहिरियार के नाम से, बुंदेलखंड का क्षेत्र मूलतः आपका जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है तो उसमें बेबर या दहियार के नाम से जाना जाता है। बस्तर जिला जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है उसमें दीपा कहते हैं। दक्षिणी राज्य में इसे जरा या एरका के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे बत्रा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू के नाम से जाना जाता है और केरल के पश्चिमी घाट की जो ये पहाड़ी वाली क्षेत्र है इसमें इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इसे कमनवीगा या धावी के नाम से जाना जाता है। तो यह भारत के क्षेत्र हैं जहाँ पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यह एक प्रकार की आदिम कृषि है यह, और इसमें फसलों को मतलब इसमें जंगलों को काट के उसे जलाया जाता है और इसमें किसी प्रकार की खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें एक साथ एक से अधिक बीजों को बोया जाता है।
अब यहाँ पे आए कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलों का मूल रूप से 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है खरीफ की फसलें, दूसरा है रबी की फसलें और तीसरा है जायद की फसलें। तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है आपकी रबी की फसल। तो सामान्यतः इनकी बुआई अक्टूबर और नवंबर महीने में की जाती है और इनकी जो कटाई है वह अप्रैल से मई महीने में कर ली जाती है। इनके कुछ प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिचका, हरा चना, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाई, जई, अलसी और सूरजमुखी जो है रबी की प्रमुख फसलें हैं। रबी की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए बुआई बेसिक तौर पे शीत ऋतु में की जाती है और कटाई के लिए इन्हें शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए आप देखते हैं कि इनकी फसलों की कटाई गर्मी के समय में की जाती है। अगला है आपकी खरीफ की फसल। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सारे आ जाते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर मूलतः खरीफ की जो फसलों की बुआई होती है वह जून से जुलाई महीने में की जाती है तथा इन फसलों की जो कटाई है अक्टूबर से नवंबर महीने में कर ली जाती है। बोते समय मूलतः इनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा होगा कि भारत में मानसून का आगमन भी जून महीने में हो जाता है, तो तापमान भी अधिक होता है और आर्द्रता भी अधिक होती है और पकते समय इन्हें शुष्क और ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। तो बेसिक तौर पे आप देखते हो कि जब इन फसलों की कटाई होती है तो मूलतः ठंडे का समय होता है। इनकी कुछ प्रमुख फसलों की अगर बात करें तो कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, मोठ जिसे लोबिया कहते हैं, ज्वार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, ग्वार, जूट और सनई जो है प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। अगला है आपका जायद की फसलें। तो जायद की फसलों की मूलतः बुआई जो होती है मार्च से अप्रैल में की जाती है और इनकी कटाई जून में कर ली जाती है और जायद की फसलें शुष्क हवाएं और तेज गर्मी की सहन करने की क्षमता होती है इनमें और इनकी जो प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी आते हैं। तो ये ऋतुओं के आधार पर 3 प्रमुख फसलें हुई, उनके बुआई और कटाई के समय रहें और कुछ प्रमुख फसलें रहें जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है कि फसलों के उपयोग के आधार पे वर्गीकरण। तो इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कवर क्रॉप्स। तो कवर क्रॉप्स ऐसी फसलों का आता है जो जमीन को ढक कर रखती हैं, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा आलू, तो ये बेसिक तौर पे शकरकंद, तो जमीन में अब ये क्या होती है, ढकी होती हैं, तो जो जमीन को ढक कर रखती हैं। कवर क्रॉप्स बरसात के सीजन में मिट्टी के कटाव से बचाती हैं। इसके अलावा यह मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी उर्वरता, पानी, खरपतवार, कीटों, बीमारियों, जैव विविधता और वन्य जीवों को प्रबंधित करते हैं। कवर क्रॉप्स की बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, ठीक है। जो कवर क्रॉप्स होती हैं काफ़ी कम समय में क्या होती हैं, तैयार हो जाती हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं एक जाल की तरह मृदा में क्या होती हैं कि फंस जाती हैं, जिससे कि मृदा का कटाव नहीं होता है। अगर कुछ प्रमुख कवर क्रॉप्स की बात करें तो शकरकंद है, लोबिया है, उड़द है, मूंग है और पैराग्रास है। तो ये बेसिक तौर पे मिट्टी को कटान से बचाती हैं और साथ ही साथ मिट्टी को उर्वरता देती हैं। तो ऐसी फसलों को हम कवर क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। दूसरा समोच्च फसलें हैं। तो इस कृषि प्रणाली में फसलों को पंक्ति बनाकर ढलान में रोपा जाता है। समोच्च फसलें भूमि तथा जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में बेसिक तौर पे हम देखते हैं कि समोच्च रेखीय जुताई होती है, जिससे कि मिट्टी कटाई में बेसिक तौर पे क्या होता है कि बच सकें। तो समोच्च फसलों की जो बुआई होती है वो बेसिक तौर पे पहाड़ी इलाकों में हमें देखने को मिलता है। अगली है नकदी फसलें। तो नकदी फसलों का उपयोग इनकी बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसको अन्य सीधे खेत से ही डायरेक्ट इसी अन्य चीज़ों में ना चेंज करें, डायरेक्ट उसको खेत से ही क्या करते हैं, बेच दें। तो ऐसी फसलों को नकदी फसलें कहते हैं और इनका मूल उद्देश्य होता है मुद्रा प्राप्ति, जैसे कि जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी आदि जो हैं यह नकदी फसलें, इन्हें व्यावसायिक फसलें या वाणिज्यिक फसलें भी कहा जाता है। अगला है आपका बागानी फसलें। तो भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, नारियल, ताड़, सुपारी एवं रबड़ आते हैं और इन फसलों को बड़े बड़े बागान भी लगाए जाते हैं। आगे आता है आपका ट्रैप फसलें। तो इन फसलों को उगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार या कीट पतंगों को फंसाया जाता है और इन फसलों में ओरोबिकी और सोलेसियस आदि के पौधे आते हैं। तो इनका बेसिक तौर पे प्रभाव ये होता है कि ट्रैप फसलों में कि जो वे मतलब उन फसलों को उगाया जाता है कि किनारे किनारे कि यह मूल फसलों को ठीक है कीड़ों से बचा सकें और इनके किनारे किनारे लगाया जाता है कि कीड़े इन्हीं फसलों में आके फंस जाएं और मूल फसलें क्या हों, बची रहें। अगला है ऊर्जा फसलें। तो एनर्जी क्रॉप्स को ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उगाया जाता है। भारत की प्रमुख ऊर्जा फसलों में इथेनॉल, गन्ना से मूलतः आपका एल्कोहल बनता है, आलू, मक्का, टेपियोका, जेट्रोफा आदि जो हैं आपकी ऊर्जा फसलें, जिससे कि एनर्जी प्राप्त किया जाता है। अगला है आपातकालीन फसलें। तो आपातकालीन फसलें तब लगाई जाती हैं जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण मुख्य फसलें खराब हो जाती हैं। यह ऐसी फसलें होती हैं
जिन्हें कम समय में आसानी से उगाया जाता है, ठीक है। और यह बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जैसे कि आपका प्याज, मूली, मूंग, उड़द और लोबिया, ठीक है, कि यह मूलतः कम समय में बहुत तेज़ी से उग जाती हैं और जिसके कारण जो मूल फसल खराब होती है उसके कारण जो खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं होती तो उसके एवज में इससे उपलब्धता कराई जाती है। अगला है बॉर्डर या बैरियर क्रॉप्स। तो बॉर्डर या बैरियर क्रॉप्स को खेत के चारों तरफ लगाया जाता है। इन फसलों को मुख्य फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाया जाता है और यह फसलें सामान्यतः खेत की मेड़ पर लगाई जाती हैं, जिससे कि हवा की गति कम हो जाती है और इसमें लगे कांटे दूसरे जानवरों को फसलों से रोकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक तरह से जो ट्रैप फसलें होती हैं तो छोटी मोटी होती हैं, लेकिन यह बॉर्डर क्या होता है कि खेतों किनारे किनारे पौधों का बॉर्डर लगाया जाता है, जैसे कि चने की फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों ओर कुसुम की फसलें, या खास करके आपने देखा होगा कि चने की फसल की सुरक्षा के लिए हम लोग बेसिक तौर पे क्या कर लेते हैं कि सरसों को बो लेते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वह बड़े होते हैं, वह हवाओं से उनके फूलों को बचाते हैं। तो ऐसी फसलों को हम बॉर्डर फसल के नाम से जानते हैं। आगे आपका कीट को आकर्षित करने वाली फसलें। तो इन फसलों को मुख्य फसल को कीट और खरपतवारों से बचाने के लिए, ठीक है, लगाया जाता है। कीट को आकर्षित करने वाली फसलों को सामान्यतः मुख्य फसलों के चारों ओर लगाया जाता है, जैसे कि कपास की फसल को कीट से बचाने के लिए उसके चारों ओर भिंडी की फसल उगाई जाती है। अगला हरी खाद देने वाली फसलें। तो इन फसलों का उपयोग भूमि को हरी खाद देने के लिए उगाया जाता है। जैसे बेसिक तौर पे उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं कि ढैंचा की खेती की जाती है, ठीक है, कि गेहूं की कटाई के बाद हम लोग गर्मी के समय में ढैंचा बो देते हैं, फिर उसके बाद उसकी खेती करते हैं, जिसके कारण, ठीक है, उसको फिर जब बरसात अच्छी खासी होती है उसे खेतों में उसकी जुताई कर देते हैं और उससे हरी खाद उपलब्ध हो पाती है। आगे भूमि संरक्षण करने वाली फसलें। तो इन फसलों का रोपण भूमि के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। इनकी जड़ें अपने अंदर मिट्टी को फंसा लेती हैं और उसे बरसात के पानी में बहने से बचाती हैं। भूमि संरक्षण की प्रमुख फसलें जैसे मूंगफली और मूंग आदि हैं। अंतवर्ती या अल्पकालिक फसलें। तो ये बेसिक तौर पे फसलें दो फसलों के बीच के समय को बेसिक तौर पे सदुपयोग करने के लिए लगाया जाता है और इस समय अल्पकालिक फसल लगाई जाती है, जैसे कि उड़द और मूंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि रबी और खरीफ के बीच में जो जायद की फसल बोई जाती हैं वो बेसिक तौर पे अल्पकालिक फसलें होती हैं, ठीक है, कि 1 या 2 महीने में यह तुरंत होकर तैयार हो जाती हैं और समाप्त भी हो जाती हैं। तो ऐसी फसलों को हम लोग अल्पकालिक फसल के नाम से जानते हैं। अगला है सूचक फसलें। तो सूचक फसलें मिट्टी में पोषक पदार्थों की कमी होने पर अपने ऊपर कमी के लक्षण को दिखाने लगते हैं। इन फसलों को मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पहचाना जा सकता है, तो ऐसी फसलों को सूचक फसलें कहते हैं। जैसे कि फूल गोभी और मक्का आप यहाँ पर लगाते हैं, तो जैसे ही उन क्षेत्रों में किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो इनका प्रभाव इन पे हमें दिखता है, तो हमें यह पता चलता है कि इस मिट्टी में किसी न किसी बेसिक तत्व की कमी हो गई है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम वहाँ पर खाद्यान्न का उपयोग करते हैं, खाद और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। तो अगला आपका है कि आर्थिक आधार पर, ठीक है, फसलों का वर्गीकरण। तो आर्थिक आधार की जिसका मूल उपयोगी होता है आर्थिक, जैसे कि चारे की फसलों को हम क्या करते हैं कि अच्छा खासा बाजरा बो देते हैं और उसका उपयोगी क्या, जब बहुत अधिक मात्रा में बाजरा बोते हैं तो उसका उपयोग होता है बेचना। तो उसी प्रकार से चारे की फसलों में क्या आता है, बरसीम, ग्वार और लोबिया। रेशे वाली फसलों में आता है जूट, सनई और कपास। तिलहन वाली फसलों में मूंगफली, सरसों और सोयाबीन। औषधि में बेसिक तौर पे पुदीना और चाय पत्ती और पिपरामेंट भी आ जाता है आपका। अगला है कि जड़ वाली फसलों में आलू, रतालू, मूली और गाजर आते हैं। चीनी देने वाली फसलों में गन्ना, चुकंदर आदि हैं। मसाले वाली फसलों में लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च, काली मिर्च और दालचीनी आदि आते हैं। अनाज वाली फसलों में गेहूँ, जौ, धान आते हैं। मोटे अनाज वाली फसलों में ज्वार, बाजरा और मक्का आते हैं। अन्य मोटे अनाज की अगर बात करें तो काकून, रागी, सेव, सोवा और चना आदि आते हैं। और दलहनी फसलों की बात करें तो अरहर, चना, मूंग और मटर, ये कुछ आपके हैं जिनको आर्थिक आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ पे साथ ही साथ कुछ उद्योगों को देख लेते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के और विभिन्न सारे राज्यों में विभिन्न प्रकार के लौह इस्पात संयंत्र हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पे लौह इस्पात संयंत्र, साथ ही साथ स्थापना वर्ष और किसके सहयोग से बना है और वह किस राज्य में स्थापित है। तो सबसे पहले देखते हैं बोकारो। बोकारो एक जो है सेल का एक निकाय है और इसकी स्थापना वर्ष 1972 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से बना था और यह झारखंड में स्थापित है। अगला है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है 1907 में यह निजी है, ठीक है। आपको पता है कि टाटा के द्वारा, ठीक है, 1907 में, ठीक है, जमशेदजी टाटा के नाम से 1907 में, ठीक है, झारखंड में स्थापित किया गया था। अगला है भिलाई। भिलाई भी सेल का एक निकाय है और इसे 1957 में सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। दुर्गापुर भी सेल का एक निकाय है जिसे कि 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था।
राउरकेला की बात करें तो यह भी सेल का एक निकाय है, जिसे कि 1959 में जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में स्थापित किया गया था। सेलम जो है यह भी सेल का एक निकाय है, जिसे 1982 में जर्मनी के सहयोग से तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। विशाखापत्तनम जो है 1972 में निजी संस्थान के द्वारा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। भद्रावती जो है 1923 में निजी संस्थान द्वारा कर्नाटक में स्थापित किया गया था। और बर्नरपुर जो कि कुल्टी, इसे भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कारखाना के नाम से जानते हैं कि बर्नरपुर जो कुल्टी है पश्चिम बंगाल में, और इसे 1990 से 13 के बीच में स्थापित किया गया था। तो यह कुछ प्रमुख आपके लौह इस्पात संयंत्र कारखाने रहे, ठीक है, जिनके बारे में हमने यहाँ पर जाना। ऊपर हेडिंग आपका चेंज हो गया था। अब यहाँ पर हम जानते हैं इससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न। तो सबसे पहले कि कृषि कार्य में कौन सा शामिल है, तो भूमि जोतना, पशुओं का पालन करना, मछली पालन करना या उपयुक्त सभी। तो कृषि कार्य में मूल रूप से आपका इनमें से सभी शामिल हो जाते हैं कि मछली पालन करना, ठीक है, पशुओं को पालन करना और भूमि जोतना, ये सभी के सभी आपके कृषि कार्य में आ जाते हैं। अगला है कि भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है, तो जहाँ पर अत्यधिक क्षेत्र में जनसंख्या रहते हैं वहाँ पर बेसिक तौर पे गहन कृषि की जाती है। अगला है आपका कि इनमें कौन सा समूह रबी की फसलों से संबंधित है, तो गेहूं और मटर जो है वह रबी की फसलों से संबंधित है। आगे जूट की फसल प्रमुखता होती है, तो मतलब यहाँ पे बिहार के क्षेत्र को दिया गया है, तो बिहार के क्षेत्र के किशनगंज में मुख्य रूप से जूट की फसल बोई जाती है। अगला है कि उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधियों से होता है, तो उद्योग का बेसिक तौर पे जो संबंध होता है वो आर्थिक गतिविधियों से होता है। अगर आपके पास आर्थिक मतलब कि पूंजी नहीं है, ठीक है, तो आपका उद्योग बहुत अधिक मात्रा तक प्रभावित हो सकता है। अगला है कि बृहत्तम उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा क्या होती है, तो बृहत्तम उद्योग में जो पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक होती है। आगे की दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, तो दवा उद्योग जो है बेसिक तौर पे वह उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है, कि यह बेसिक तौर पर उपभोक्ताओं के लिए उपाया जाता है, तो इस प्रकार से उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला एक इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो औद्योगिक प्रदेश की अगर बात करें तो दक्कन का जो क्षेत्र है वो औद्योगिक प्रदेश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, पठार है, और जिसके कारण यहाँ पर औद्योगिक इससे हट मतलब इसके जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मूल रूप से उद्योग नहीं है, इससे हटकर अलग इलाकों में उद्योग हैं। तो आपका जो दक्कन का प्रदेश वाला क्षेत्र है यह औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है कि इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग की अगर बात करें तो वस्त्र उद्योग जो है यह कृषि आधारित है, क्योंकि जूट कपास के द्वारा कृषि होता है, ठीक है, वस्त्र बनाया जाता है, तो मूल रूप से आपका वस्त्र उद्योग जो है वह कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। अगला है कि भद्रावती लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो भद्रावती की अगर बात करें तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है कि जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1907 में हुई थी, झारखंड में। अगला है बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो बोकारो को शामिल किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। आगे कि इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं आता है, तो सेल के अंतर्गत वर्णपुरा जो है, जो आपका पश्चिम बंगाल की कुल्टी है, वह सेल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, टेक्सटाइल का बेसिक सा मतलब होता है बुनना। अगला है देश में कपड़े की मिल सबसे पहले यहाँ पर लगाई गई थी, तो मुंबई में सबसे पहले कपड़े की मिल लगाई गई थी। आगे की 1854 में कपड़े की मिल लगी थी, तो 1854 में कपड़े की मिल लगाई गई थी वह मुंबई में लगाई गई थी, जो कि देश का पहला कपड़े की मिल थी। अगला है सिल्क किससे प्राप्त होता है, तो सिल्क जो प्राप्त होता है वह कोकून से प्राप्त होता है। और अगला है वस्त्र उद्योग के लिए क्या आवश्यक है, तो वस्त्र उद्योग के लिए बेसिक तौर पे सबसे पहले हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये रहे, ठीक है, कक्षा 8 के उद्योग और आपके कृषि से आधारित प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।